अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासीन और आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल के हमारे तीसरी क्लास से रिलेटेड। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने स्ट्रक्चर देखा था और बैकग्राउंड को कलर या इमेज करना सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक वेबसाइट में हम टेक्स्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिम, सिंपल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसी वेबसाइट को सर्च किया था। इस बार कोई और वेबसाइट जिम की ओपन कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी, लेट्स इट्स फाइन, टोटली फाइन। हमें सिर्फ क्या देखना है, अब यहाँ पर आप नोटिस करें, ठीक है? आपके सामने जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है। लाइक दिस वन, ये एक अलग है, ठीक है? ये जो हमारे पास एक बार बनी हुई है, ये एक अलग है, ठीक है? ये बार है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसकी स्टाइल डिफरेंट है। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें आप टेक्स्ट के स्टाइल देख सकते हो, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है और जो है ना ये इससे डिफरेंट है। तो अब एचटीएमएल को कैसे पता कि किसको कैसे फॉर्मेट देनी है, ठीक है? वो ज़ाहिर-सी बात है, हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ़ एचटीएमएल का इस्तेमाल करना हो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? हम टैग्स का यूज़ करेंगे, सही है? हम अपने एचटीएमएल की जो है ना कोड को बताएँगे, हम अपने फ़ाइल को बताएँगे कि भाई हम जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं, आपने उसके साथ क्या करना है, यानी कि उसमें क्या-क्या फ़ॉर्मेटिंग होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। नोटपैड ओपन करना है एंड वहाँ पर हम अपनी स्ट्रक्चर जो वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा मैं यहाँ ज़ूम कर देता हूँ। एचटीएमएल ऑन करेंगे, मैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, एचटीएमएल क्लोज़ करेंगे। सो ये मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया, उसमें मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट, ठीक है? तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसे पहले सेव कर लेता हूँ, फिर हम चीज़ें देख लेते हैं। तो मुझे ये अपने उसी एचटीएमएल के फ़ोल्डर में ही चाहिए। किस नाम से चाहिए? क्लास क्लास 3 डॉट एचटीएमएल के नाम से मुझे ये एज़ अ वेब पेज के तौर पर चाहिए। तो यहाँ पर क्लास 3 हियर वी गो। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट। अब देखो, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? क्या ये हेडिंग है? क्या ये पैराग्राफ है? क्या ये नॉर्मल टेक्स्ट है? तो अब मैं एचटीएमएल को कैसे बताऊँगा? मैं बताऊँगा टैग्स के थ्रू, ठीक है? मैं इस टेक्स्ट से पहले कोई टैग ओपन करूँगा और इस टेक्स्ट के बाद वो टैग क्लोज़ कर दूँगा, जिससे मुझे मेरे टेक्स्ट का एचटीएमएल को पता चलेगा कि ये जो टेक्स्ट है, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं हेडिंग से ना। हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, ठीक है? हमारे पास स्पैन होता है, टैग है, मैं ये टैग्स बता रहा हूँ सारे आपको, ठीक है? हेडिंग होती है, स्पैन होता है, लेबल होता है, हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और एक एक और टैग होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेरे काम का टैग है, जब आप प्योर एचटीएमएल का यूज़ कर रहे हो। जब सीएसएस का यूज़ करते हो तब आपको उस टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को ना फॉर्मेट तक दे सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्स्ट, ये एक हेडिंग है, एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक हेडिंग है, ठीक है? तो मैं इसके लिए टैग हेडिंग नहीं लिखूँगा या हेड नहीं लिखूँगा, मैं इसके लिए लिखूँगा H1, ठीक है? H1 यूज़ करूँगा, तो इससे क्या होगा, ये एक हेडिंग बना देगा। तो H2 से क्या होगा, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं H2 लिखता हूँ तो क्या होगा? देखिए, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले हम इसे लिख के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्या ख़ैर H1 से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर आके रीलोड किया, तो यू विल सी दैट, ठीक है? देखो, हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होके थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा होके आया है, क्योंकि ये एक हेडिंग है, ठीक है? तो अब हेडिंग के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, ठीक है? हेडिंग क्या चीज़ है? तो देखो, हेडिंग हमारे पास ना टोटल एचटीएमएल में 6 होती हैं, ठीक है? H1 से लेकर H6 तक। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है ना, वो होती है H1, ठीक है? अगर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1। चलो, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके मैं इसे, मुझे इसका गैप भी कॉपी कर लेना था, तब ये सही तरीके से होगा। अब इसको मैं कर लेता हूँ H2, ये अब H1 से थोड़ी-सी छोटी है, ठीक है? और इसके बाद H6 ऑन H6। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं इसे सेव कर लूँगा और यहाँ पर आके मैं रिलोड करूँगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका H1 जो है वो सबसे बड़ा है, H2 थोड़ा-सा छोटा, H3 उससे थोड़ा छोटा, H4 उससे थोड़ा छोटा एंड H6 नॉर्मल टेक्स्ट से भी बहुत छोटा होता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये एक हेडिंग है। हम जब मतलब एचटीटीपीएस यूज़ करते हैं, जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो जो हमारा इंटरनेट है वो इनको क्या करता है, प्रायोरिटी देता है, सर्च इंजन में इनको ले आता है कि भाई ये हेडिंग डाली हुई है, ठीक है, बंदे ने। तो ओवरऑल एच का भी अपना एक जो है ना प्रॉपर मकसद है, ठीक है? आप चाहे 6 यूज़ कर लो, वो नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा जो है ना वो अहमियत रखती है, क्योंकि वो एक हेडिंग है। अगर मैं बिलफ़र्ज़ आपके ज़हन में ये आ रहा हो कि क्या हो अगर हम H7 यूज़ करें, तो क्या उससे ज़्यादा छोटा आ जाएगा?
मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको कैसे पता कि कौन सा काम होगा कि नहीं होगा। HTML लिखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज नॉर्मल, इस पेन को कर देते हैं क्लोज। अब आप देखें जैसे मैं इसे रिलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर इसमें और इसमें आपको ना साइज में फ़र्क मिलेगा ना फ़ॉन्ट स्टाइल में फ़र्क मिलेगा। यहाँ देखो ये स्टाइल ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि ये टेक्स्ट का साइज में बड़ा है क्योंकि नॉर्मल थोड़ा सा H6 से बड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल ये हेडिंग है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। H7 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वेब ब्राउज़र में H7 नाम की कोई भी टैग एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो उसे नॉर्मल ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छा इसमें एक और चीज़ फ़र्क है कि यहाँ पर देखो ये मैंने टैग लिखा था, दूसरा टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में आया। तो क्या इसलिए आया कि मैंने यहाँ पर न्यू लाइन में लिखा था? ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे एक चीज़ होती है हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं, इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो है ना नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, क्योंकि H7 तो एग्ज़िस्ट करता नहीं है, तो ये इनलाइन एलिमेंट में इसे काउंट कर रहा है, ये एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा। एग्ज़ाम्पल के लिए ये लिखा है भी और नहीं भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट ये विदाउट एनी टैग, ठीक है। ये इस पेन के अंदर लिखा हुआ है या किसी के अंदर नहीं लिखा हुआ, बोथ आर सेम, ठीक है। मतलब नॉर्मल है, मैंने आपसे कहा था ये नॉर्मल है। खैर, तो उम्मीद है आपको हेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो हमारे पास हेडिंग के अलावा क्या-क्या होती हैं? हमारे पास होता है मैंने आपसे बताया था फ़ॉन्ट होता है। अब फ़ॉन्ट के टैग HTML में बहुत कारआमद होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट को फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। एक तो इसको लाइक एक टैग भी मिल जाता है टेक्स्ट को, और इसको हम सिक्योर भी कर सॉरी फ़ॉर्मेट भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का टैग मेरी मदद करेगा इसको रेड करने में, वो कैसे करेगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्पैन है जिसे हमने पहले यूज़ किया। मैं इनके दरमियान गैप भी ख़त्म कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे आप एंटर करो या ना करो। क्लोज़ LABEL लेवल, ठीक है। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आके रिलोड कर देता हूँ। तो अब देखो दिस इज़ रेड, दिस इज़ स्पैन, दिस इज़ लेबल। कोई आपको ख़ास फ़र्क इनमें नज़र नहीं आएगा, कोई फ़ॉर्मेटिंग नहीं है इन पर, ना ही कोई इनके राइटिंग में चेंज है, ना ही कोई ऑटोमेटिक बोल्ड है। तीनों को तीनों एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, दैट मीन्स तीनों के तीनों जो है ना हमारे पास वो है इनलाइन है। पैराग्राफ का टैग ओपन करेंगे एंड पैराग्राफ का टैग दिस इज़, एंड उसके बाद पी का टैग हम क्लोज़ कर देंगे। पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने F5 किया, अब ये जो पैराग्राफ है ये एक न्यू लाइन में आया। देखो पैराग्राफ भी हेडिंग की तरह एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, ये न्यू लाइन में आती है। ठीक है। इसके बाद भी अगर मैं कुछ लिखूँगा तो वो भी न्यू लाइन में ही आएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लेबल को एंड में लिख देता हूँ, तो क्या जो लेबल है वो भी ब्लॉक एलिमेंट हो गया? ना। जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ क्या कर रही है, पूरा रो उसने जो है ना कंज्यूम किया हुआ है अपने पास, ठीक है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो इस रो में किसी को लिखने ही नहीं दे रहा। तो इसी ऑटोमेटिक ज़ाहिर सी बात है, लॉजिक ही यही कहता है, जो दूसरा आएगा वो भी नए लाइन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से सारा काम है पैराग्राफ टैग का। पैराग्राफ टैग ये सारा काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट भी आपको समझ में आएगा। ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट को कहते हैं जो पूरा जो है ना वो खा लेते हैं, ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं पूरा रो। और इनलाइन एलिमेंट उस एलिमेंट को कहते हैं, ठीक है, उस कोड को कहते हैं जो एक ही लाइन में बार-बार लिखी जा सके। जैसे कि ये एक अलग टैग है, ये एक अलग टैग है, ठीक है। अगर मैं को ये वाला यहाँ पे लिख दूँ तो वो भी इसी लाइन में आएगा, ठीक है। वो मतलब वो उतना ही जगह पकड़ते हैं जितना उनकी ज़रूरत है, वो उससे ज़्यादा पूरा रो ऑक्यूपाई नहीं करते। सिंपल है, आप इसे नोट्स में पढ़ लेना, आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी-सी बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। फ़ॉन्ट के अंदर जाके अगर मैं कलर यूज़ करूँ तो क्या ये रेड और ये ब्लू हो जाएगा? लेट्स चेक इट आउट। देखो ये रेड तो हो गया पर ये ब्लू नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये जो हर एट्रिब्यूट हर जगह फिट नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो एट्रिब्यूट है कलर, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉन्ट टैग पर ही अप्लाई किया जा सकता है और किसी पर अप्लाई नहीं होता। अब यहाँ पर हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इनको कलर देना हो तो मैं क्या करूँगा? देखो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ़ थोड़ा-सा लॉजिक बनाना सीखना होगा। अगर मुझे इस पेन को ब्लू कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा? लाइक इस पेन एक डब्बा है ऑटोमेटिकली, आप समझो कि ठीक है, इस पेन डब्बा है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम इस डब्बे को ना फ़ॉन्ट के अंदर डाल देंगे और उसको बोलेंगे कलर कर दो। तो फ़ॉन्ट हमारे लिए क्या करेगा? इसे कलर कर देगा। मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट का टैग ओपन करता हूँ, तो अब इस पेन में मेरा ये जो कलर है, मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ, हेल्दी बुक कलर। अगर आप डबल कोटेशन ऑफ नहीं करोगे तो ये एरर आ सकता है, एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। चांसेस क्या, एरर आएँगे आगे जाके। जब कोड आपका कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, एरर आएगा। देखो अब ये ब्लू हो गया। अगर मुझे पैराग्राफ को कुछ और कलर देना हो, तो मैं पैराग्राफ के लिए अलग से देखो मुझे कुछ और कलर देना है। अगर मुझे सेम कलर सब पे अप्लाई करना है, तो मैं एंड में जो फ़ॉन्ट का टैग है वो बंद कर दूँगा। तो मुझे बार-बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ
कि जो हमारा फ़ॉन्ट का टैग है वो सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है, फ़ॉन्ट का टैग मैंने ओपन किया, ये तीनों टैग के ऊपर सेम कलर अप्लाई होगा और फिर फ़ॉन्ट का टैग बंद हो जाएगा और उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूँगा उसके ऊपर ये ब्लू कलर अप्लाई नहीं होगा। अगर मुझे यूँ करना है तो भी मैं यूँ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिफरेंट कलर्स देने हैं, ठीक है, लाइक इस पेन में अलग कलर है, फाइन। मुझे फ़ॉन्ट जो पैराग्राफ है उसको कोई और कलर देना है, तो मैं फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करूँगा, कलर एट्रिब्यूट का यूज़ करूँगा। इस पैराग्राफ के बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने इस फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ नहीं किया, तो क्लोज़ करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ॉन्ट के लिए स्लैश, क्लोज़िंग के लिए फ़ॉन्ट क्लोज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इस फ़ॉन्ट का टैग है, ये इसको क्लोज़ कर देगा, ये क्लोज़िंग इसको क्लोज़ कर देगा और ये क्लोज़िंग इसको क्लोज़ कर देगा, ठीक है? कोई और एरर नहीं आएगा, देखो कोई एरर नहीं आया, हमारा टेक्स्ट काम कर रहा है। बिल्कुल, अगर मुझे इस पेन को डिफरेंट कलर देना है, इसको डिफरेंट कलर देना है और इसको डिफरेंट कलर देना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो इसके लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इसे कट किया। अब यहाँ पर आता है आरजीबी, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एंटर मैटर नहीं करते। फ़ॉन्ट के टैग में और क्या-क्या एट्रीब्यूट है जो हम यूज़ करते हैं, अगर आपको इसके अलावा ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का पता है, काइंडली कमेंट बिलो। सो अब देखो यहाँ पर हमने कलर तो चेंज कर दिया, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको रेड दे सकते हैं। व्हाट अबाउट फ़ॉन्ट स्टाइल, जो राइटिंग स्टाइल होती है, अगर मुझे वो कुछ चेंज करना हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, आप वर्डपैड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं डब्ल्यूपीएस ऑफ़िस यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये भी काफ़ी है। मैं यहाँ पर आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्ज़न है इसमें डॉक वो यूज़ कर ले, तो बात एक ही है। आपने क्या करना है, आपने वर्डपैड ओपन करना है, वर्डपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक वही वर्ड लिखो, दिस इज़ टेक्स्ट, ठीक है? आपने लिखा, आप इसे सेलेक्ट करो, बिल्कुल उसका जो मतलब बनावट है ना वो बिल्कुल इसी तरीके से है, इसका इंटरफ़ेस सेम है, ठीक है? आपने इसे सेव कर लिया, लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल आते हैं, ठीक है? आपने, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको रीज़न इसका देता हूँ। देखो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, जो आप यहाँ पर जो है ना अप्लाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़े नीचे आते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं, कोई और अच्छा-सा, जैसे कि ये कॉमिक सैंस एमएस है। अब ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है? ये मुझे मुझे कुछ किस हद तक बेहतर लग रहा है। मुझे अप्लाई करना है अपने एचटीएमएल में। यही फ़ॉन्ट स्टाइल मुझे अपने एचटीएमएल में चाहिए। तो यहाँ पर आप उसका नाम देख सकते हो, फ़ॉन्ट सैंस एमएस। आपने क्या करना है, इस फ़ॉन्ट सैंस एमएस को कॉपी करना है। फ़ॉन्ट सैंस एमएस को कॉपी करना है, कंट्रोल सी कर लिया एंड उसके बाद अपने कोड में आना है और यहाँ पर हम एक एट्रिब्यूट यूज़ करेंगे जिसका नाम है फेस। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जो है ना नोट्स में मिल जाएँगी। आपने क्या करना है, फेस लिखना है। ज़रा हम फ़ॉन्ट का फ़ेस चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट का कलर रखा था रेड, अप्लाई हो गया। फ़ॉन्ट का फ़ेस चेंज करना चाहते हैं, डबल कोटेशन ऑन, वो नाम लिखेंगे, डबल कोटेशन ऑफ। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पर हर जो आपका है ना फ़ॉन्ट फ़ेस है अप्लाई नहीं होगा, यानी कि ज़रूरी नहीं है कॉमिक sans एमएस ये अप्लाई हो जाए। अगर ये अप्लाई नहीं हुआ हम कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल ट्राई करेंगे, ठीक है? देखो अप्लाई हो गया, एग्ज़ाम्पल के लिए देखो ये अप्लाई हो गया हमारे पास, फ़ॉन्ट स्टाइल आ गया। बिल बस मुझे तो कुछ और रखना है, मैं कोई और उठाऊँगा, ठीक है? जो मुझे ठीक लग रहा है, लाइक इंक फ्री, मुझे इंक फ्री अच्छा लग रहा है, मैं इस इंक फ्री को कॉपी करूँगा। स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग में कैपिटल का भी जो है ना ये सेंसिटिव होता है, ठीक है? यहाँ पर आप आई छोटा नहीं लिख सकते, एफ छोटा नहीं लिख सकते, सारे कैपिटल नहीं लिख सकते, ठीक है? ये आपको फ़र्क डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अब देखो, ठीक है, आप इस तरीके से फ़ॉन्ट फेस भी चेंज कर सकते हो। ठीक है? उसके अलावा हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अगर मुझे साइज़ चेंज करना हो, लाइक ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ मेरे लिए इनफ नहीं है या ये ज़्यादा ही टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है, ठीक है? मैं अगर 100 पे रख लूँ, तो ये है आपका रियल टेक्स्ट, वो ज़ूम किया हुआ था मैंने, ठीक है? ये आपका रियल टेक्स्ट, बिल फर्स्ट मुझे इसको टेक्स्ट को साइज़ को बड़ा करना है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बड़ा चाहिए, तो एट्रिब्यूट यूज़ करूँगा साइज़। मैंने कहा था इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज है ये। फ़ॉन्ट के अंदर आप नंबर बताओ, नंबर भी आपने 1 से लेकर 7 तक बताना है। इससे ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते वरना वो अप्लाई ही नहीं होगा, वो 7 ही कंसिडर होता है, ठीक है? आप अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1, तो आप देखो क्या होता है, रीलोड, ये और छोटा हो गया। अब अगर मुझे इससे ज़्यादा इंक्रीज़ चाहिए तो मैं सीएसएस का यूज़ करूँगा, ठीक है? मैं इससे ज़्यादा इंक्रीज़ इसे नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं उस फ़ॉर्मेटिंग की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ पर ये यूज़ होती है, जैसे कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? कलर तो हमने देख लिया। मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले बोल्ड की बात करते हैं। तो देखो बोल्ड के लिए ना हम सिंपली बी का टैग यूज़ करते हैं, वो इसको क्या करेगा, थोड़ा-सा मोटा कर देगा।
तो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, मैंने फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाया है, मैं अप्लाई कर देता हूँ चलो एक फ़ॉन्ट साइज़। सो ओवरऑल टेक्स्ट के साइज़ बढ़ गए हैं। अब ये बोल्ड हो गया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है? ये बोल्ड हो गया, देखो दूसरे टेक्स्ट से ज़्यादा ये थोड़ा-सा मोटा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाए, इटैलिक हो जाए। तो इटैलिक का शॉर्टकट की क्या होता है? जैसे कंट्रोल आई होता है, अगर आपको नहीं पता, आई यूज़ करेंगे, सही है? आप इसे अलग-अलग लाइनों में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, ताकि जो है ना मतलब जगह ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें नज़र आएँ। उसके बाद अंडरलाइन, यू यूज़ करेंगे फॉर अंडरलाइन एंड यू को क्लोज़ करेंगे ताकि ये अंडरलाइन किसी और के ऊपर अप्लाई ना हो जाए। उसके बाद हम स्ट्राइक थ्रो के लिए एस यूज़ करते हैं, सिंपल एस। एस क्या करेगा मेरे टेक्स्ट के दरमियान में लाइन दे देगा, ठीक है? और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ एंड जैसे मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हो ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया है, इसके नीचे लाइन आ चुकी है और इसके दरमियान में लाइन आ चुकी है। अब बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की, सबस्क्रिप्ट की। देखो, कंप्यूटर में हम जब भी मिसाल के तौर पर अगर मुझे कुछ लिखना है, वाटर फार्मूला, ठीक है? पानी का फार्मूला क्या है? H2O है, हमें पता है। वाटर फार्मूला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो H2O लिखा हुआ है। अब देखो ये जो 2 है ये छोटा होके नीचे लिखा हुआ है। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। फुल सुपरस्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पर गूगल में लिखता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी यहाँ पर आप देख भी सकते हो। मैथमेटिक्स में ये जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और जो हम इसको प्रोग्रामिंग में या फॉर्मेटिंग के टर्म में हम इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर ये आप 2 छोटा होके ऊपर की तरफ देख सकते हैं, या इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स होती है जो हमें यूज़ करना। अब सुपरस्क्रिप्ट में हम इस तरह सुपरस्क्रिप्ट के टर्म्स यूज़ करेंगे, और सबस्क्रिप्ट में सबस्क्रिप्ट के। मैं लिखूँगा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। अब मुझे ये जो स्क्वायर है यानी कि जो 2 है इसको छोटा करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैं इस 2 से पहले सुपर ऑन करूँगा और इस 2 के बाद सुपर क्लोज़ कर दूँगा। ये सुपर का जो सब टैग है, ये हमारे पास टैग है, ये मैं उसको ओपन करके क्लोज़ कर दूँगा, तो ये इफ़ेक्ट बाकियों पे नहीं डालेगा, सिर्फ़ 2 के ऊपर इफ़ेक्ट डाल के उसे छोटा कर देगा। जैसे मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से ये काम कर रहा है। वेल अगर मुझे सबस्क्रिप्ट का देना है, जैसे कि H2O हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एंड यहाँ पर H2O, अब ये जो 2 है ये मुझे छोटा करना है, तो मैं 2 से पहले सबस्क्रिप्ट का सब लगाऊँगा टैग, और 2 के बाद सब टैग क्लोज़ कर दूँगा। और यहाँ पे जब सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास H2O भी आ गया। अगर हमें इसी तरीके के कुछ टर्म्स यूज़ करने हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।